Hello everyone and once again welcome back to another video of Sunday चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि पिछले संडे चर्चा के वीडियो के नीचे आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो 7 का क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज मेक एनी वीडियो ऑन हाउ टू गेट डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स। आई नो दैट यू विल से दैट इफ यू डू नॉट नो हाउ टू गेट योर ओन क्लाइंट्स देन हाउ डू यू मार्केट देयर बिजनेस, बट आई विल हैव मार्केट 10 to 14 businesses but getting local clients and how to convince. Like I try it many times but I did not get any response. People only come for questions and etc etc. देखिए दो तरीके जो हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं क्लाइंट्स को लाने के लिए। पहला तो एक तो यूट्यूब है हमारा चैनल, वो भी एक सोर्स है लीड जनरेशन का। सेकंड इज कि अगर आप निश स्पेसिफिक होकर कुछ लैंडिंग पेज बनाकर फेसबुक के ऊपर एड्स रन करें और वहां से जो है वो डिस्कवरी अपॉइंटमेंट कॉल्स जो है वो उनको बुक करने की कोशिश करें तो वो भी चीजें काम करती है। निश वाइज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं या कर चुके हैं या उनका आपको एक्सपीरियंस आपको लगता है कि उनको आप बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाएंगे तो उससे रिलेटेड लैंडिंग पेज बनाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आप एड्स रन करें और वहां से लोगों को लेकर आए, कैलेंडली वगैरह इंटीग्रेट कर दें और वहां से बुकिंग्स करने की कोशिश करें। देखिए कन्वर्जन रेट फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स से आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा बट आपके पास ना एक लीड्स की पाइपलाइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस बनी रहेगी जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम किया है तो आप उन बिजनेसेस से भी रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई उनके नोन में जो बिजनेस ओनर्स वगैरह हो उनसे वो आपको कनेक्ट करा दें और आप उनको पिच कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके हैं जिनको आप कर सकते हैं, राइट। एंड जो आप बोल रहे हैं ना कि आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते, देखिए चैलेंज क्या होता है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं ना वो जब क्लाइंट्स को पिच करने आते हैं ना तो वो अपनी सर्विसेज को ही पिच करते हैं कि भाई मैं एसईओ कर दूंगा, गूगल एड्स कर दूंगा, फेसबुक एड्स कर दूंगा। रादर जो आपने पहले अचीव किया हुआ है ना उसको उनको बताओ कि किस तरीके से आपने जो एक दूसरा बिजनेस है ना उसको ग्रो कराया हुआ है। तो अगर वो आप एक केस स्टडी की तरीके से प्रेजेंट करें तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। लोग ना स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, लोग स्टोरीज में बिलीव करते हैं, लोग ये समझना चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करा सकते हैं, गूगल एड्स की मदद से, फेसबुक एड्स की मदद से, क्या क्या चीजें आप करेंगे, राइट। सिंपली केवल बता देना कि मैं एसईओ करूंगा, गूगल एड्स करूंगा, फेसबुक एड्स करूंगा, वो चीज काम नहीं है। तो थोड़ी सी पिचिंग को और बेहतर करें, सेल्स को और डीपली समझने की कोशिश करें, ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर नितेश का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस क्वेश्चन, हाउ एआई विल इंपैक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स कंसिडरिंग वी आर ओनली यूजिंग एआई टू क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड नॉट फॉर प्रमोशंस। देखिए एआई की मदद से अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस भी लिख रहे हैं, मतलब वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी एआई कंटेंट डाल रहे हैं तो एसईओ में थोड़ा सा आपको सफर करना पड़ सकता है। एआई का यूज आप कॉपी राइटिंग में करें, एआई का यूज आप स्ट्रैटेजीज बनाने में करें, एआई का यूज आप आइडियाज लेने में करें, एआई का यूज आप ईमेल मार्केटिंग की कॉपी लिखने में करें, लैंडिंग पेज की कॉपी लिखने में करें, वहां तक तो ठीक है। बट एआई का कंटेंट अगर आप चाह रहे हैं कि वो एसईओ की मदद से हम उसको रैंक कराएंगे तो प्रॉब्लमैटिक है, राइट। सो एआई से अगर आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर वगैरह बनवा रहे हैं वो तो ठीक है, बट अगर आप उन्हीं पेजेस को रैंक करने की कोशिश करेंगे उस कंटेंट के साथ जो एआई के द्वारा लिखा गया है तो फिर वहां समस्या आपको होने वाली है, राइट। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थर्ड यहां पर मुजम्मिल का क्वेश्चन है, इन अ डायनामिक रीमार्केटिंग गूगल एड्स कैंपेन वी गेट the option to create ads where we have to provide the final URL and the images of the ads. This is confusing as it's a dynamic remarketing for the e-commerce website. भाई images नहीं डालते हो ना आप, जो आपकी फीड है ना वहीं से डायनेमिक एड्स जो है वो ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं। तो इमेजेस को तो डालने की आपको जरूरत नहीं है, इमेजेस मत डालिए आप, बिना इमेजेस के भी काम हो जाएगा, लेकिन फाइनल यूआरएल आपको डालना पड़ेगा, राइट। बट वो फाइनल यूआरएल आपका जो फीड के अंदर प्रोडक्ट का यूआरएल होता है ना उससे डायनेमिकली रिप्लेस हो जाता है। जो फाइनल यूआरएल का सेक्शन आपको दिखता है ना, और अगर आपको लगता है कि उस फाइनल यूआरएल ऊपर ट्रैफिक जाएगा तो ऐसा नहीं है, वो फाइनल यूआरएल फीड के अंदर मौजूद प्रोडक्ट के यूआरएल से डायनेमिकली रिप्लेस हो जाता है और इमेजेस को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उस सेक्शन को आप इग्नोर कर दें अगर आपने अपनी फीड को सेलेक्ट कर रखा है, फाइन। सो आई बिलीव ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या ई कॉमर्स साइट में भी लैंडिंग पेज बनाना जरूरी है, नहीं तो क्यों। देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें लैंडिंग पेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, या तो ट्रैफिक आप कैटेगरी पेज के ऊपर लेकर जाते हैं या तो आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेकर जाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपको लैंडिंग पेजेस बनाने की जरूरत पड़ती है, या फिर केवल आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, लेट से आप केवल ये लैपटॉप ये सेल कर रहे हैं या इस लैपटॉप का कवर को सेल कर रहे हैं, वहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट है आपके पास तो आप लैंडिंग पेज बनाते हैं। बट ऐसी वेबसाइट्स को आप इमेजिन करें जहां पर 5000 10,000 SKUs होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हर प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज यूनिक तरीके से बनाया जाए। तो वो अपने प्रोडक्ट पेज पे ही इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं प्रोडक्ट की
कि वो ही काइंड ऑफ अ लैंडिंग पेज हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट ट्रैफिक प्रोडक्ट पेज के ऊपर लाना होता है तो वहां ले आते हैं, या फिर कैटेगरी पेज के ऊपर अगर ट्रैफिक लाना होता है तो वहां पर ले आते हैं। तो ये चीजें रहती है जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुणाल का क्वेश्चन है, सर मेरी 2 क्वेरीज हैं। फेसबुक ब्रांड अवेयरनेस एड पे जो ऑडियंस रीच शो करता है वो जेन्युइन डेटा शो करता है? बिकॉज मेरे एरिया में कई बार 4-5 लाख रीच दिखाता है 30 किलोमीटर में फॉर 1 वीक, जो मुझे डाउटफुल लगता है। हाँ देखो, थोड़ा सा तो डाउटफुल हो सकता है, मतलब आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, बट हमें भी एग्जैक्टली इस चीज का पता नहीं होता है कि भाई जो डेटा हमें दिखाई दे रही है एक्चुअली उतनी रीच हुई है या नहीं। आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप उसको कैसे मेजर करेंगे? तो रियल टाइम में उसको मेजर करना भी मुश्किल है कि भाई डैशबोर्ड ने तो हमें दिखाया कि हमने 10 लाख लोगों को रीच किया है, बट दूसरा पैरामीटर भी तो होना चाहिए कुछ मेजर करने के लिए, तो वो तो होता नहीं है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि हाँ भाई, डिजिटल वर्ल्ड में आपको कभी भी ना 100% डेटा एक्यूरेसी तो नहीं देखने को मिलती है, डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रहती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज के। तो अगर आपको लगता है कि वो जो रीच है वो शायद सही ना हो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है शायद वो रीच सही ना हो, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। सर हम 3 टियर सिटी में ग्राफिक एंड एड सर्विसेज दे रहे हैं, वहां क्लाइंट्स को एड से ज्यादा कंटेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब वीडियोस की भी डिमांड होने लगी, बिल्कुल होने लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम में वीडियोस, और वीडियोस के डिफरेंट एंगल्स कि किस तरीके से आप उनको एड्स में यूज करें। टीम साइज हमारा छोटा है, तो रिटेंशन और सर्विसेज स्केल करने में हमें फोकस कहां रखना चाहिए, प्लीज गाइड करें। देखिए, दोनों ही चीजों में आपको फोकस रखने की जरूरत है। रिटेंशन में भी आपको फोकस करने की जरूरत है, और सर्विसेज को स्केल करने के लिए भी आपको फोकस करने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें केवल हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हाई टिकट क्लाइंट्स का एक अपना अलग बिजनेस मॉडल है, और ऐसे छोटे छोटे जो सर्विसेज होती है, जैसे अगर आप थोड़े से लो टिकट साइज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं 3 टियर सिटीज के अंदर, उनको स्केल करने का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल होता है। अगर आप ये सोचे कि जिस तरीके की मेरी अप्रोच रिटेंशन को लेकर हमारे लो टिकट वाले क्लाइंट्स के प्रति रहती है, उसी तरीके की हमारी अप्रोच हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए भी रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इसको ऐसा बिल्कुल समझें कि अगर 2 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, एक जो लो टिकट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एक जो हाई टिकट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हाई टिकट क्लाइंट्स को कैटर कर रही है, उन दोनों को आप मान के चलेंगे बिजनेस मॉडल ही वेरी डिफरेंट है, राइट। हर चीज बदल जाती है, टीम के अप्रोच बदल जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है उन चीजों में। एट द एंड में ये कहना चाहूंगा कि आपको दोनों ही चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। रिटेंशन में भी काम करने की जरूरत है, और सर्विसेज को स्केल करने के लिए भी काम करने की जरूरत है। देखिए, आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, फिर भी कुछ रीजंस की वजह से क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाता है। तो अगर आप हमेशा क्लाइंट रिटेंशन पे ही फोकस करेंगे तो स्केल करने की कोशिश कब करेंगे? तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फेसबुक एड्स रन करने के लिए वेबसाइट होना जरूरी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वेबसाइट आपके पास जरूरी हो। फेसबुक के अंदर लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन होता है, वहां से रन कर सकते हैं। उमर सर प्लीज एक फेसबुक रोड मैप्स वीडियो ले आइए, छोटा ही सही, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ये ऑलरेडी है, फेसबुक का रोड मैप वीडियो होगा, आप देख लें उसको एक बार। रतन का क्वेश्चन, आई वांट टू मेक करियर इन एसईओ, इज इट गुड फील्ड टू स्टार्ट इन 2024 और शुड आई लुक इनटू पीपीसी? सर आल्सो मेक अ रोड मैप फॉर एसईओ, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन ऑन संडे चर्चा, थैंक यू। देखिए, जब आप करियर बनाने की सोच रहे हैं ना, तो केवल इस नजरिए से मत सोचिए कि पीपीसी इस वक्त डिमांडिंग है, मेरा दोस्त पीपीसी में बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए मैं पीपीसी में चला जाऊं, वो फला पर्सन एसईओ में बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए मैं एसईओ में चला जाऊं। आप दोनों को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। आप देखें कि अगर आप पीपीसी के अंदर जाते हैं तो आप को उसमें किन किन चीजों की जरूरत है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बेसिकली आपको आनी चाहिए पीपीसी में करियर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पर एसईओ को भी आप समझने की कोशिश करें कि 2024 में अगर मेरे को एसईओ में रहना है तो इट्स नॉट लाइक कि मेरा बैकलिंकिंग से केवल काम चल जाएगा। मुझे कंटेंट की अच्छी समझ होनी चाहिए, मुझे वेबसाइट की स्ट्रक्चर की अच्छी समझ होनी चाहिए, मुझे वेबसाइट के यूआई यूएक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि कोई कंटेंट यूजफुल है या नहीं है, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लिखने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि अगर मुझे मॉडिफाई करना पड़े तो मैं आराम से उसको मॉडिफाई कर पाऊं। तो ये सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं, ये सारी चीजें मेरे लिए आसान है, मुझे इनमें मजा आता है, देन आप एसईओ को भी करियर की तरीके से जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो पीपीसी को भी करियर की तरीके से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, एंटरप्राइज वेबसाइट्स हैं जिनमें आज के टाइम में भी एसईओ का काम जो है वो हो रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर हैं जो एसईओ की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसईओ डेड हो गया या पीपीसी डेड हो गया। कोई फील्ड कभी डेड नहीं होती है, बस वही होता है कि जो लोग जैसे स्पैमिंग कर रहे थे, जो लोग एआई कंटेंट बना रहे थे, अभी जो रिसेंट हमारी
अपडेट आई हुई है गूगल की, उसमें जो लोग एआई कंटेंट बना रहे थे उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो गया। तो भाई किसने कहा था कि एआई का कंटेंट बनाओ? हम लोग जो भी बताने वाले लोग हैं वो शुरुआत से ही बता रहे थे कि भाई गूगल ने भी कई बार बोला है कि एआई कंटेंट को मत यूज करो, बट इतना ज्यादा एआई कंटेंट जो है वो भर गया कि गूगल को भी लग रहा है कि भाई ठीक है, अब एआई कंटेंट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू जो है वो नहीं ऐड कर पा रहा है। तो फर्दर अपडेट आ गई और जो एआई कंटेंट वाली वेबसाइट्स हैं उनका डाउनफॉल जो है वो आपने देखा ही, वो शुरू हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, बिल्कुल एसईओ में जाइए। अब उन लोगों के लिए एसईओ का करियर 2024 के बाद डेड हो गया है जिन लोगों की डिपेंडेंसी केवल एआई कंटेंट के ऊपर थी। तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपसे बोलेंगे कि एसईओ डेड हो चुका है, ठीक है। बट हम लोग किन लोगों के साथ काम करते हैं? बिजनेसेस के साथ काम करते हैं जनरली, राइट। तो बिजनेसेस की वेबसाइट्स के ऊपर जो हम लोग ब्लॉग्स का कंटेंट डाल रहे होते हैं या बिजनेसेस के सर्विस पेजेस का जो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, वहां पर हम एआई कंटेंट को नहीं यूज करते, तो वहां पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है वेबसाइट्स को इतनी जल्दी, राइट। सो आई बिलीव आपको चीजें समझ में आई होंगी। दोनों ही चीजें ठीक है, ये टोटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, राइट। अगर मेरे को पीपीसी बहुत अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं मैं एसईओ में भी उतना अच्छा कर पाऊं। अगर एसईओ में बहुत ज्यादा आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज है तो एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये टोटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर इंटर्नशिप्स एंड सम एक्सपीरियंसेस हाउ टू फाइंड गुड कंपनी। देखिए लिंक्डइन के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं, गूगल माई बिजनेस के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी कंपनीज हैं और वहां पर आप अपनी इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सीवी दे सकते हैं। इंटर्नशाला जैसी जो वेबसाइट्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ लिंक्डइन इज बेस्ट। वहां पर थोड़े से आप कनेक्शंस बनाइए, जो कंपनी के पेजेस हैं जिनको आप लुकअप टू करते हैं, राइट, जो आपको लगता है ये बेहतर कंपनीज है, बेहतर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं आपके शहर में, आपके शहर के अराउंड, उनको फॉलो करिए, उनके जो कनेक्शंस हैं उनको रीच आउट करने की कोशिश करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि भाई इंटर्नशिप्स की क्या फैसिलिटीज हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट कुछ ना कुछ चीजें जो है वो क्रैक होने लगती हैं। हेलो सर, कैन वी यूज लीड जनरेशन एंड परचेज कन्वर्जन इन डिफरेंट कैंपेन्स एज कन्वर्जन फॉर अ सिंगल वेबसाइट इन मेटा एंड गूगल एड्स? देखिए जहां तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं, आप कहना चाह रहे हैं कि एक ही वेबसाइट में ऐसा हो सकता है कि आप लीड जनरेशन भी कर रहे हो उस वेबसाइट से और आपने अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो उसको भी अपलोड कर रखा होगा उस वेबसाइट के ऊपर, और जब प्रोडक्ट सेल होता है तो आप उसको एज अ परचेज कन्वर्जन जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, और जब कोई लीड आती है, फॉर्म फिल होता है, तो आप उसको एज अ लीड जो इवेंट है, कन्वर्जन इवेंट, उसको ट्रैक कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि एक कैंपेन आप लीड इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करके चलाना चाहते हैं और एक कैंपेन आप परचेज इवेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करके चलाना चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं आप तो ये बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हम लोग करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट है जिसमें B2B के भी ऑप्शन है और साथ ही साथ B2C के भी ऑप्शन है। तो B2C में वो परचेज इवेंट ट्रिगर होता है, बट B2B के अंदर लोग जो है वो फॉर्म फिल करते हैं इंक्वायरीज वगैरह के लिए। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियोज में दो डिफरेंट कैंपेन्स, दो डिफरेंट इवेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चलाए जा सकते हैं। आशीष का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू ट्रैक योर कीवर्ड्स एंड किसी कीवर्ड की रैंकिंग निकालने का एक्यूरेट मेथड कौन सा होगा? देखिए ट्रैकिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर कौन से कीवर्ड्स की रैंकिंग किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है, उसके लिए आप जो भी पेड टूल्स लेंगे, चाहे ऊबर सजेस्ट लें, चाहे Ahrefs लें, चाहे SEMrush लें, सबके अंदर जो है ये आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को एज अ प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। ऊबर सजेस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप चाहे तो ऊबर सजेस्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग जो टूल्स हैं उनके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी टूल है वो मोबाइल पे भी एक्सेस हो सकता है और पीसी पे भी एक्सेस हो सकता है। हम लोग तो जनरली पीसी के ऊपर ही काम करते हैं। पायल का क्वेश्चन है, सर एग्जैक्ट मैच डोमेन्स क्या रैंक होंगे अगर हम पे काम करें, क्या इन डोमेन्स को वेटेज मिलेगा? नहीं, आज के टाइम में बिल्कुल नहीं। इसके बाद प्रीमियर होम का क्वेश्चन है, आई हैव क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग डिफरेंट creatives, different audiences like AI campaign, Advantage Plus audience, and already tested audiences in my campus when I used a lookalike audience of different events, but still unable to meet the target of the client, and the cost per purchase is also increasing. What should I do? I also tried different types of discounts and all other things to my knowledge. Hope you will answer my question in upcoming Sunday चर्चा वीडियो and it will help other marketers too. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पड़ता है 600 रुपए का, और आप उसको सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से 1000 रुपए में। तो टोटल ग्रॉस मार्जिन आपके पास कितने का हुआ? ग्रॉस मार्जिन हुआ 400 रुपए का। अब उस 400 रुपए के अंदर ही आपको सारे एक्सपेंसेस निकालने हैं। अगर मैं ई कॉमर्स का केस मान के चलूं कि जैसे आरटीओ भी आपको निकालना है, राइट, और जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको निकालने हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ये मार्जिन काफी कम है, मतलब
टाइम के साथ जो है ना वो फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म की जो कॉस्ट है, जो सीपीएम है, वो बढ़ी हुई है और टाइम के साथ ये और ज्यादा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में पहली चीज तो ये होती है कि हम यही समझें कि क्या जो हमने बीच में मार्जिन रखी है वो ठीक है या नहीं है, राइट। 50%, 55%, 60% की मार्जिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप प्रोडक्ट्स को स्केल नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 50, 55, 60% की जो ग्रॉस मार्जिन है इन बिटवीन, वो होनी बहुत जरूरी कि कितने का आप सेल कर रहे हैं और कितने का लेकर आए। जब वो मार्जिन आपके पास ज्यादा होगी तो आपके पास स्कोप रहेगा, आप ज्यादा जो स्पेंड है उसको करके भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि बस कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती चली जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। टाइम के साथ धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ेगी, एडवर्टाइजर्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट कैप्चर हो रही है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो धीरे धीरे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो अब इन कॉस्ट को रिड्यूस करने का यही तरीका होता है कि हम या तो प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दें अगर फीजिबल है तो, या फिर हम देखें कि क्या प्रोडक्ट हमको और सस्ते में पड़ सकता है, तो वो गैप हमें जो है बीच का ना वो बढ़ाना है। जितना ज्यादा हम वो गैप बढ़ा देंगे उतना बीच में हमको प्ले करने में आसानी जो है वो हो जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं कि आज के टाइम में डिफरेंट हम एड एंगल्स, वीडियो एंगल्स जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, जिससे भी ऐसा हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ जाए। अगर कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा तब भी आपकी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो डिक्रीज होगी। तो आप इसको टेस्ट करके देखें और एक्चुअली देखें कहीं 25-30% के ग्रॉस मार्जिन पे तो आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ा चैलेंज होता है। शिवम का यहाँ पर क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम एसईओ, आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी फॉर एन इंटर्नशिप एंड ओनली क्रिएट बैकलिंक फ्रॉम 6 months। प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। केवल अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करते जाएंगे, आपने कंटेंट के ऊपर काम नहीं किया है, आपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को नहीं समझा है, और उसके बाद अगर आपके कीवर्ड्स नहीं रैंक कर रहे हैं तो समस्या है। देखिए एसईओ केवल बैकलिंक्स नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए हमारे साथ भी जो टीम काम करती है तो हम भी ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन को दे दिए कि बस बैकलिंक्स ही तुम बनाते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हम लोग, राइट। ओवरऑल चीजों के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है भाई, अब आपको अगर कंटेंट थोड़ा सा लिखना है तो कंटेंट लिखिए, उसको आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, वेबसाइट के ऊपर अपलोड करिए, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करिए, रिपोर्ट देखिए, कंसोल की रिपोर्ट देखिए, एनालिटिक्स की रिपोर्ट देखिए, क्या हो रहा है कंसोल में, देखिए किन क्वेरीज के ऊपर हम दिखना शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से और हम डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, किस टाइप के क्वेरीज को और हम कैटर करने के लिए अलग टाइप से जो कंटेंट है उसको लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या करें, सारी चीजें मिलाकर ऐसे ही होता है। आप केवल बैकलिंक्स बनाते जाएंगे, फिर चेक करेंगे मेरे को रैंकिंग्स नहीं मिल रही है, ट्रस्ट मी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और नीचे आपने पूछा है हाउ टू लर्न एडवांस एसईओ, जो मैंने चीजें बताई, अगर आप यही करते रहेंगे तो एडवांस एसईओ अपने आप सीख जाएंगे। कोई हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स नहीं है, it's just the fundamentals. Sir, my question is, I am doing off-page SEO for almost 1 year and I want to add one more skill, that is writing. So which writing, like content writing, copywriting and other is best for me in future? Content writing आप कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग समझ में आ जाएगी तो थोड़े टाइम के बाद कॉपी राइटिंग भी आपको समझ में आने लगेगी, तो कंटेंट राइटिंग से आप शुरुआत करिए, राइट। सर, जनरेटिव सर्च की वजह से क्या आने वाले समय में एसईओ का स्कोप कम हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक इंटरनेट के ऊपर कंटेंट है, जब तक इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स हैं, तब तक उन वेबसाइट्स को गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेंट की जरूरत है, और जब तक गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेंट की जरूरत पड़ती रहेगी तब तक एसईओस को कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती रहेगी। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि उन लोगों के लिए एसईओ डेड है जिनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि एसईओ होता क्या है। बैकलिंक्स बस बनाते चले जाना, इधर से उठाया उधर चिपका दिया, यहाँ का कंटेंट वहां चिपका दिया, वहां का कंटेंट वहां चिपका दिया। वो चीजें कुछ लोगों के लिए काम करती है, उनको लगता था वही एसईओ, बट वो एसईओ है नहीं, राइट। सो कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्कोप खत्म होने वाला है। तो सिंपल सी थ्योरी वही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे बेहतर काम करेगा वही सर्वाइव करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि जनरेटिव सर्च की वजह से एसईओ वालों का करियर खत्म हो जाएगा, इट्स मोर अबाउट कि आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जो दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपको ओवरटेक करके ना आपके करियर को खत्म कर देंगे। एसएमएम का क्वेश्चन, सर एक कॉमन क्वेरी है, मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया हुआ है, मुझे चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए और जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ये फील्ड समझ में नहीं आ रही है तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर लगातार सीखने की जरूरत है, लगातार पढ़ने की जरूरत है, नई नई चीजें आएंगी उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, टेक्निकल एनालिटिकल आपको होने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि दूसरे को देख के इस फील्ड में आया जाए, जरूरी नहीं है कोई चीज किसी और के लिए काम कर रही है तो आपके लिए भी काम करे। तो अगर आपको इस फील्ड में मजा नहीं आ रहा है तो आप कोई दूसरी जो करियर ऑप्शन है उसको भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूं। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस हफ्ते के, आई बिलीव बहुत सारे लोगों को मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय।